हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं चेतन सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एडवर्बर पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने 12th फिजिक्स में गॉस का प्रमेय पढ़ लिया है। इस गॉस के प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस का नियम भी हम इसको कहते हैं और गॉस का प्रमेय भी कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए मान लेते हैं एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार है। ये हमने ले लिया एक अनंत लंबाई का कोई चालक तार। इसकी लंबाई अनंत है, इसलिए इधर भी आप अनंत तक ले सकते हैं और इधर भी अनंत तक ले सकते हैं। मान लेते हैं इस पर धनावेश समान रूप से वितरित है। मान लिया कि ये अनंत लंबाई का जो चालक तार है, इस पर धनावेश Q ये समान रूप से वितरित है। क्या करना है, इस अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट, अब इसके निकट मान लेते हैं यहां से r दूरी पर ये कोई बिंदु P है। इस तार से ये स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी हो गया, स्मॉल r दूरी पर कोई भी बिंदु P है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। अब देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि यल लंबाई के और बिंदु P से गुजरने वाला एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। तो जैसे ये सीधा लंबा तार है, अब तार के चारों ओर जब हम एक पृष्ठ लेंगे, जैसे इस मार्कर के चारों ओर जब हम एक पृष्ठ लेंगे तो ये पृष्ठ क्या होगा, एक बेलन होगा। तो इस तरह से P से होकर जाने वाला एक हम गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। ये P से होकर जाने वाला एक पृष्ठ लेते हैं और ये गॉसियन पृष्ठ कहलाएगा। ऐसे इधर भी ले लेते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ हुआ। ये गॉसियन पृष्ठ कैसा हुआ, बेलनाकार हुआ। ये सपोज कर ले रहे हैं कि ये जो हमने गॉसियन पृष्ठ लिया है इसकी लंबाई यल है। इस यल लंबाई में जो आवेश है ये Q आवेश समान रूप से वितरित है। अब हम लोगों ने ये मान लिया। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि इस आवेश का रेखीय घनत्व क्या है। तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में आवेश का मान आवेश का रेखीय घनत्व कहलाता है। आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश के रेखीय घनत्व को हम लोग लैम्डा से लिखते हैं। तो एकांक लंबाई में आवेश का मान, आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा कहलाता है। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, आवेश का मान। तो आवेश का मान Q हो गया और कितनी लंबाई में ये वितरित है, L लंबाई में। ये एक समान आवेश Q ये L लंबाई में वितरित है। तो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि लैम्डा बराबर हो गया आपका Q बाई L। इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम प्रति मीटर। यहां से हम लिख सकते हैं Q का मान, ये Q बराबर हो गया लैम्डा L। Q का मान क्या हो गया, लैम्डा L। अब जो गॉसियन पृष्ठ है,
अब इस पृष्ठ पर हम एक कोई क्षेत्रफल अवयव लेते हैं कि कोई क्षेत्रफल अवयव हमने ले लिया डी ए। इस डी ए का जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो क्या होगा, डी ए, वेक्टर डी ए। वेक्टर डी ए की दिशा क्या होगी, इस पृष्ठ पर अभिलंबवत बाहर की ओर, और यही जो दिशा होगी ये वैद्युत क्षेत्र ई की भी दिशा होगी। वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई की भी दिशा प्लस है, इसलिए पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर होगा। तो यहां जो हम एक क्षेत्रफल वेक्टर अवयव ले रहे हैं, इस पर ई की दिशा और डी ए की दिशा ये दोनों समान है, एक ही दिशा में है, समदिश है। तो इस क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला क्या आपका वैद्युत फ्लक्स ये कितना होगा, ये देखते हैं। तो पहले तो ये लिख लेते हैं, माना गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। माना गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं, इससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका कितना होगा, डी फाई ई। डी फाई ई कितना होगा, ई डॉट डी ए। तो ये ई हो गया डॉट आपका डी ए। ई डॉट डी ए आपका हो गया ई डी ए, और कॉस दोनों की दिशा एक ही है तो कॉस 0 डिग्री क्या हो गया आपका, ई डी ए। कॉस 0 का मान 1 हो गया। अब इस पृष्ठ, इस जो क्षेत्रफल अवयव है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो पूरे गॉसियन पृष्ठ का जो वक्र पृष्ठ होगा, इससे होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ, बेलन के संपूर्ण वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स इस बेलनाकार जो गॉसियन पृष्ठ है, इससे होकर जाने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स ये कितना होगा, फाई ई ले लिया। तो फाई ई का मतलब इसको पूरे सरफेस एरिया के लिए इंटीग्रेट कर दें, क्या, ई डी ए। ई आपका हर जगह समान है तो इंटीग्रेशन ऑन द होल सरफेस आपका डी ए। तो इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा, इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा वो कितना हो गया, ई, और ये आप देखिए 2 पाई आर, ये वक्र पृष्ठ की परिधि हो गई, और इसकी लंबाई जो है मतलब ऊंचाई से ये आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो गया, ई इंटू 2 पाई आर एल। ये हो गया आपका 2 पाई आर एल ई। ये हो गया आपका किससे, जो वक्र पृष्ठ है, इस बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, इससे होकर जाने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान आपने ज्ञात किया। अभी देखिए जैसे कोई भी बेलन है, जैसे अगर यही मार्कर ही ले रहे हैं, ये एक बेलन है,
तो इसके इस वक्र पृष्ठ के अलावा दो समतलीय पृष्ठ हैं, एक नीचे और एक ये ऊपर। तो इसी तरह से इसके भी समतलीय पृष्ठ होंगे। तो इस समतल पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, इसको पहले यहां समझ लेते हैं। जैसे अगर हम बिंदु यहां लेते हैं तो यहां जो E का मान होगा वो तो इसी डायरेक्शन में होगा, E हो गया। लेकिन इस तल के लिए जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसकी दिशा ये होगी, ये आपका वेक्टर ये होगा। और इनके बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो कह सकते हैं गॉसियन बेलन के समतल पृष्ठों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स आपका फाई ई कितना होगा, 0 होगा। गॉसियन बेलन के समतल पृष्ठों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि वेक्टर E तथा वेक्टर dA परस्पर लंबवत है। ये परस्पर लंबवत है, अतः EDA cos 90 डिग्री और cos 90 का मान 0 होने के कारण ये मान 0 है। तो जो इसके दोनों समतल पृष्ठ हैं इससे होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स 0 हुआ। तो पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स यही हुआ, क्योंकि इसमें 0 आप जोड़ दीजिए। तो लिख सकते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ये कुल वैद्युत फ्लक्स आपका फाई ई कितना हो गया, ये फाई ई हो गया हमारा 2 पाई आर एल ई, और ये वाला 0 है तो प्लस 0 कर देंगे, तो यही हो गया आपका। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स आपका फाई ई कितना हो गया, 2 पाई आर एल इंटू ई। अब ये देखते हैं कि ये जो गॉस प्रमेय है, अभी हमने कहीं गॉस प्रमेय तो लगाया नहीं, तो अब ये देखते हैं कि गॉस प्रमेय के अनुसार क्या है। देखिए, परंतु गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस प्रमेय आपका क्या कहता है, किसी गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उस पृष्ठ से बद्ध संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना है। तो ये क्या कह रहा है कि वास्तव में फाई ई का मान गॉस प्रमेय के अनुसार क्या होना चाहिए, Q/ε0 होना चाहिए। तो दोनों मान तो वही हुए, तो समीकरण 1 और 2 से हम इनको बराबर कर सकते हैं। लिख दीजिए समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में आपका ये मान है फाई ई का 2 पाई आर एल इंटू ई, और ये बराबर यहां से क्या हो गया, Q/ε0 हो गया।
अब यहां से आप देखिए 2πr_l इंटू ई, और ये बराबर हो गया, इस Q की जगह पे आप लोगों ने रेखीय आवेश घनत्व लिखा था लैम्डा बराबर Q/L, और यहां से आपने लिखा था कि Q बराबर आपका हो गया लैम्डा इंटू L, जहां लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। तो Q का मान हम यही लिख देंगे, क्या, लैम्डा L बाई एप्साइलन जीरो, लैम्डा L बाई एप्साइलन जीरो, Q की जगह पे लैम्डा L हम लिख देंगे। अब यहां से देखते हैं E का मान क्या आएगा। E बराबर, दोनों जगह से आपका L कैंसिल हो गया, तो E बराबर आपका क्या हो गया, लैम्डा बाई 2πr एप्साइलन जीरो। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 लैम्डा हो गया, बाई नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4π एप्साइलन जीरो और इंटू आर हो गया। तो इस तरह से जो E का मान आया, E बराबर आपका कितना हो गया, ऐसे लिख दें 1/4π एप्साइलन जीरो 2 लैम्डा बाई आर, ये आपका E का मान हो गया। E आपका क्या है, किसी अनंत लंबाई के बेलनाकार जो तार है, किसी अनंत लंबाई के तार से r दूरी पर P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अनंत लंबाई से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना आएगा, 1/4π एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा बाई r आएगा। तो यहां आप देखिए कि L नहीं आ रहा है, आपका अनंत लंबाई का है, तो इसका मान कितना हुआ, 1/4π एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा बाई r। ये आपका क्या बता रहा है कि यहां जो E है वो आपका लैम्डा कांस्टेंट हो गया, 1/4π एप्सिलॉन जीरो कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या है, E इज प्रोपोर्शनल 1/r। अच्छा, वेक्टर रूप में हम इसको लिख सकते हैं, अभी उस पर और चर्चा कर रहे हैं। वेक्टर रूप में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए वेक्टर रूप में, चूंकि E एक सदिश राशि है तो हम लिख सकते हैं वेक्टर E, और ये बराबर क्या हो गया, 1/4π एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा बाई r और वेक्टर r कैप। r कैप क्या बता रहा है, r कैप वैद्युत क्षेत्र की दिशा में एकांक सदिश r को बता रहा है। r क्या है, इस तार से p दूरी के r से इस तार से p जो दूरी है इसके बीच का r मान बता रहा है, और इसकी दिशा क्या हुई, r से p की तरफ, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा, या कह सकते हैं कि इस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा को ये व्यक्त कर रहा है। तो E बराबर आपका हो गया, वेक्टर E बराबर 1/4π एप्सिलॉन जीरो 2 लैम्डा बाई r वेक्टर r। यहां हम ये देख रहे हैं कि E का मान जो है, E इज प्रोपोर्शनल 1/r है। E इज प्रोपोर्शनल 1/r ऐसी स्थिति के लिए है जब हम एक अनंत लंबाई का कोई तार लेते हैं, अनंत लंबाई के किसी तार से r दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। वैसे हम लोग ये जानते हैं ना कि किसी बिंदु आवेश के कारण E का जो मान होता है ये 1/4π एप्सिलॉन जीरो और Q/r स्क्वायर होता है। तो अगर यहाँ से ये इतनी वैल्यू हम कांस्टेंट लेते हैं तो आपका E इज प्रोपोर्शनल क्या हो गया, 1/r स्क्वायर हो गया। तो ये आपका व्युत्क्रम वर्ग का नियम है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन यहाँ नहीं हो रहा है। अनंत लंबाई के किसी चालक के लिए ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन नहीं करता है। E इज प्रोपोर्शनल 1/r हो गया। और यदि हम इस E और R के बीच में एक ग्राफ खींचें तो ये आपको इस तरह से मिलेगा। ये अगर हम R ले लेते हैं उस बेलनाकार तार से, और
बिंदु P के बीच की दूरी और ये आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इनके बीच हमको ग्राफ इस तरह से मिलता है। तो ये था आपका कि अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर है। कोई भी अचालक चादर आप ले लीजिए, अनंत विस्तार की है ये ऐसे मान लीजिए हमने ले लिया एक अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर। इस पर धनावेश जो है ये समान रूप से वितरित है। मान लिया कि ये धनावेश इस पर समान रूप से वितरित है। तो जिस तरह से रेखीय आवेश घनत्व हमने लिया था कि एक तार पर Q आवेश ये समान रूप से वितरित था, तो उसका रेखीय आवेश घनत्व लिया गया था। अब यहाँ इस पूरे चादर पर, या कह सकते हैं कि ये क्षेत्रफल हुआ, तो इस क्षेत्रफल पर Q आवेश समान रूप से वितरित है, धनावेश हम ले रहे हैं, तो इस तरह से इसका पृष्ठ आवेश घनत्व लिया जाएगा। पृष्ठ आवेश घनत्व, तो जिस तरह से वहां हम लोगों ने रेखीय आवेश घनत्व लिया था, उसी तरह से यहाँ आवेश का पृष्ठ घनत्व हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले यही हमको जानना पड़ेगा, एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, और इसको लिखते हैं हम लोग सिग्मा से। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा कहलाता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व ये सिग्मा क्या हो गया? Q/A। मान लेते हैं कि A ये क्षेत्रफल जो है ये लिया जा रहा है, इस पृष्ठ पर कोई भी A क्षेत्रफल लिया जा रहा है। तो अभी बता रहे हैं, मान लेते हैं कि उस A क्षेत्रफल पर जो आवेश का मान है ये Q है, जो कि इस पूरे चादर में समान रूप से वितरित है। तो हम लिख सकते हैं सिग्मा बराबर Q/A। Q हो गया कूलाम, मात्रक इसका हो गया कूलाम, और A हो गया आपका मीटर स्क्वायर, कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक हो गया किसका? आवेश के पृष्ठ घनत्व का। यहां से हम Q का मान जो लेंगे वो क्या लेंगे? सिग्मा A। ये हमें याद रखना होगा, ये Q का मान क्या लेंगे? सिग्मा A। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये लेनी है। तो चादर, ये जैसे चादर हुआ, इस चादर के निकट यहाँ हम जैसे कोई बिंदु P ले रहे हैं। इस P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इस P से एक गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ कैसे होगा? ये इस तरह से होगा जैसे कि उस बेलन का ये दोनों समतल भाग होगा, समतल पृष्ठ होगा, और इस चादर से होकर के जैसे ये ऐसे गुजर रहा होगा, ये देखिए, और इसी तरह से यहां भी हम ले लेते हैं। कैसे हुआ कि जैसे एक ये चादर है और इस चादर से होकर के जैसे एक ऐसे बेलन, ये बेलन पूरा आर पार गुजारा जा रहा हो, तो इसके इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब चूंकि धनावेश हमने लिया है, समतल चादर पर हमने धनावेश लिया है, तो धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो ये होगी, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई, और जो क्षेत्रफल अवयव का दिशा होगा dA, वो वेक्टर dA की दिशा आपकी ये होगी, अभिलंबवत इस पृष्ठ के बाहर की ओर। इसी तरह से इधर भी होगा, इधर भी वैद्युत क्षेत्र की दिशा आपकी ये होगी,
वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ से बाहर की ओर हो गया, और अगर वेक्टर यहाँ लेंगे तो यही आपका डीए हो गया। तो ये दोनों ही जो पृष्ठ होंगे गॉसियन पृष्ठ के, उस गॉसियन पृष्ठ के लिए ये स्थिति होगी। तो चलिए मान लेते हैं कि जो समतल चादर है उसका पृष्ठ आवेश घनत्व ये सिग्मा है, और इस पर आवेश ये समान रूप से वितरित है। P बिंदु पर जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, उस बिंदु से एक गॉसियन बेलन का पृष्ठ ले लेते हैं। तो इस पृष्ठ के समतल भाग से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स ये क्या होगा, सबसे पहले ये हम देखते हैं। तो गॉसियन बेलन के समतल पृष्ठों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स अब आपका जो फाई ई होगा, ये वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, अब आप देखिए ये हो गया आपका ई डॉट टी। ये इसका पूरा इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इस एक पृष्ठ के लिए, जैसे ये बेलन है तो इस बेलन के इस पृष्ठ के लिए इतना हो गया, और उतना ही इस पृष्ठ के लिए भी होगा। इस पृष्ठ के लिए कितना हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इस पूरे पृष्ठ के लिए ई वेक्टर ई डॉट डी ए। आप देखते हैं, देख ही रहे हैं कि ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत क्षेत्रफल वेक्टर और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों की दिशा समान है। इसका मतलब थीटा का मान यहाँ 0 होना चाहिए। तो इसे तो अभी हम लिख सकते हैं 2 इंटीग्रेशन ऑफ द होल सरफेस ई डॉट डी ए, और ई डॉट डी ए का मतलब क्या हो गया, यहां से देखते हैं 2, ये ई हो गया, और डी ए और cos 0 डिग्री, cos 0 का मान 1 होगा, और ये वैल्यू हो गई हमारी 2 ई, ये बाहर हमने कर लिया, और ए डी ए, और डी ए मान लेते हैं ये जो पृष्ठ हुआ, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल भी हम ए ले लेते हैं। जो ये दोनों पृष्ठ हुए, इस पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने ए ले लिया। तो अगर हम ये सपोज कर लेते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इसकी वैल्यू अगर हम ए ले रहे हैं, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई 2 ई ए। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं फाई ई हमारा कितना हो गया 2 ई ए। ये समीकरण 1 ले लेते हैं। ये हमारा क्या निकला, जो गॉसियन बेलन है, इस गॉसियन बेलन के समतल पृष्ठों से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स हुआ। अब देखिए इसका वक्र पृष्ठ भी तो है, जैसे अभी हमने इससे पहले पढ़ा था। तो वक्र पृष्ठ अगर हम लेते हैं, जैसे यहां हमने वक्र पृष्ठ लिया, अब इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो यही होगी, इसकी दिशा तो यही हुआ, ये आपका ई हुआ, और जो वक्र पृष्ठ है इस पर जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा ये इसके लंबवत होगा। तो इस पृष्ठ के लंबवत जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा उसकी दिशा ये हो गई, ये आपका डी हो गया। तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। तो जो गॉसियन बेलन है, इसके वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो कितना होगा 0 हुआ। तो ये लिखते हैं गॉसियन बेलन के वक्र पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स ये वैद्युत फ्लक्स फाई ई लेते हैं। ये फाई ई हमारा क्या हो गया ई डी ए
cos 90 डिग्री, और EDA इनके बीच का एंगल 90 अंश है, तो cos 90 का मान 0 होने के कारण कितना होगा, 0 होगा। तो इस तरह से हम कुल वैद्युत फ्लक्स अगर लें, इसे समीकरण 1 ना लेकर के ऐसे ले लें, गॉसियन बेलन से होकर जाने वाला कुल फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स, तो गॉसियन बेलन से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इन दोनों के योग के बराबर हुआ। तो हमारा फाई ई कितना हो गया, अब ये तो वक्र पृष्ठ के कारण शून्य ही था, तो ये हमारा हो गया 2EA। चलिए इसे समीकरण 1 ले लेते हैं। अब हम गॉस के परिमेय का उपयोग करते हैं। गॉस के, ये याद रखिएगा, Q बराबर सिग्मा ए अभी हमको यूज करना होगा। ये आपका चलिए लिखते हैं, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स फाई ई होगा, ये कुल आवेश, इससे परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होगा, और Q का मान हम लोगों ने सिग्मा ए लिखना है, जो अभी शुरू में हम लोगों ने देखा था। तो सिग्मा ए हो गया बाई एप्सिलॉन 0 हो गया, जहाँ एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 ये बराबर है, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसको बराबर कर देते हैं, तो 2EA ये बराबर हो गया सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, E इक्वल्स टू बी, ये A दोनों कैंसिल हो गया और हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो E का मान क्या आ गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। क्या हुआ, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट, कोई भी अचालक चादर है और इसके निकट जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ये सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। यहाँ देखिए, ना तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है ना तो इस गॉस पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है और ना से यहाँ दूरी से निर्भर कर रहा है, लेकिन क्या होना चाहिए, चादर के निकट ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी चाहिए। चादर से बहुत दूर जाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रभावित हो जाएगी। तो इस तरह से अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये E बराबर हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। अब हम लोग देखते हैं कि आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अगला इसी तरह से देखते हैं, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा है हमारा आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वहां हम लोगों ने अचालक लिया था, यहां हम लोग कोई आवेशित चालक ले लेते हैं। ये एक आवेशित चालक हो गया। अब आवेशित जो चालक होगा, इसके दोनों पृष्ठों पर आवेश होगा। पृष्ठ
पर ही खाली आवेश होगा, इस चालक के भीतर आवेश का मान नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि Q आवेश जो है इस पर इस तरह से वितरित है कि इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व ये सिग्मा है। सिग्मा पृष्ठ आवेश घनत्व के कारण इसकी इस पृष्ठ 1 और पृष्ठ 2 पर धन आवेश ये समान रूप से वितरित है, जो कि पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा के ही तुल्य रहेगा। और इस क्षेत्रफल पर ये प्लस आवेश ये समान रूप से वितरित रहेगा। तो इसके दो पृष्ठ होंगे और दोनों पृष्ठों पर आवेश घनत्व तो आपका सिग्मा इस तरह से समान रूप से होगा। अब क्या करना है, इस चालक के ठीक बाहर, चालक के भीतर कोई वैद्युत आवेश नहीं होगा, सब पृष्ठ पर होंगे। ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो पृष्ठ के बाहर, चलिए यहां मान लेते हैं इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए इस चालक के पृष्ठ 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी दिशा ये होगी E1। भाई प्लस है तो बाहर की तरफ होगा, तो इसके कारण, इस पृष्ठ के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये बाहर की ओर हो गई, इसकी डायरेक्शन ये हो गई। सदिश राशि है, चलिए ये भी वेक्टर भी लगा दे रहे हैं। और दूसरे पृष्ठ के कारण, इसके कारण भी बाहर की ओर होगा, तो इसके कारण भी आपका बाहर की ओर हो गया। चलिए इसके कारण भी हमने ये लिख दिया बाहर की ओर, ये हमने लिख दिया E2, वेक्टर E2। तो ये देखते हैं कि चालक, आवेशित चालक, आवेशित चालक के पहले एक पृष्ठ के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आवेशित चालक के इस पहले पृष्ठ के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपका क्या हुआ E1। तो E1 बराबर आपका क्या हो गया, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, जहां सिग्मा आपका क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व और एप्सिलॉन 0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात की ये वैद्युतशीलता हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम लेते हैं आवेशित चालक के ये दूसरे सेकंड पृष्ठ के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इस P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये हमने E2 से लिखा है, तो आपका E2 कितना हो गया, ये भी हो गया आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0, क्योंकि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो आपका वही है और दूरी से यहाँ मतलब नहीं है, इसलिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 ही होगा, जहां सिग्मा ये आवेश का पृष्ठ घनत्व और एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता है। बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर हम E लेते हैं तो दोनों एक ही दिशा में हैं, समदिश हैं, तो E बराबर हम लिखेंगे E1 और प्लस E2।
तो इसका आंतरिक मान हम सिर्फ देख रहे हैं। E इक्वल्स हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और प्लस फिर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से ये क्या हो गया 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और E बराबर क्या हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो हम ये देख रहे हैं कि जब आवेशित चालक होगा तो आवेशित चालक के ठीक बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होगा। और जब अचालक था तो अचालक के बाहर जो भी आवेशित चालक था, लेकिन आवेशित अचालक अगर है तो उसके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 था। और इसकी दिशा क्या होगी, जब धनावेशित होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पृष्ठ से बाहर होगा और अगर ये ऋणावेशित हो जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पृष्ठ के लंबवत लेकिन भीतर की ओर होगा। आप चाहें तो ऐसे फिगर बना के भी समझ सकते हैं कि यदि आवेशित चालक जो है ये ऐसे ऋणावेशित है तो ऋणावेशित होगा तो इस पृष्ठ के अभिलंबवत तो होगा लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भीतर की ओर होगी। तो ये इसकी दिशा थी और ये इसका मान था E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। देते हैं समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेट है। चलिए दो प्लेट ले लेते हैं, दोनों प्लेटें कैसी हैं अचालक प्लेटें हैं। चलिए एक प्लेट हमने ये ले लिया, ये प्लेट हमारा मान लेते हैं पहला अचालक प्लेट हो गया, ये पहला अचालक प्लेट हो गया। और समान पृष्ठ आवेश घनत्व है तो माना समान पृष्ठ आवेश घनत्व माना अचालक प्लेटों पर समान पृष्ठ घनत्व पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। मान लेते हैं चालक पर जो चालक है अचालक प्लेटों पर जो समान आवेश पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है, इस पर वितरित है। तो पहले वाले में मान लेते हैं धन आवेश इस समान रूप से वितरित है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है सिग्मा है। और एक दूसरी अचालक प्लेट ले लेते हैं, ये आपकी दूसरी अचालक प्लेट है और इस पर मान लेते हैं कि ऋण आवेश ये समान रूप से वितरित है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इन प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बीच का मतलब प्लेटों के बीच यहां कहीं इस बिंदु पर मान लेते हैं ये कोई P बिंदु है, यहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और एक बाहर तो प्लेटों से बाहर, चलिए यहां कोई बिंदु ले लेते हैं P डैश ले लेते हैं, यहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो प्लेटों के भीतर P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और प्लेटों के बाहर P डैश बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखते हैं ये धनावेशित जो अचालक प्लेट है इसके कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बाहर की ओर होगी, इसकी दिशा ये होगी और ये मान लेते हैं कि ये E1 है, ये वेक्टर E1 होगा, इसका दिशा भी ये हुआ। और ऋण आवेश तो होगा तो ऋणावेश के कारण इस ऋण अचालक प्लेट की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इस P बिंदु पर देखिए बिंदु एक ही है, इस पर एक ही दिशा में दिखाने में दिक्कत है इसलिए थोड़ा अलग अलग दिखाया जा रहा है, लेकिन वास्तव में ये P बिंदु पर ही है और इसका जो डायरेक्शन हुआ वो ऋण की तरफ होगा और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इनके योग के बराबर होगा। चलिए लेते हैं,
माना पहले धन आवेशित प्लेट के कारण प्लेटों के बीच लिख रहे हैं, प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या है, E1, और E1 बराबर क्या हो गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। हम लोगों ने आवेश का पृष्ठ घनत्व ये सिग्मा मान लिया है, तो E1 बराबर हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। माना कि ये पहले धन आवेशित प्लेट के कारण तथा ये दूसरे ऋण आवेशित प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। P आपका क्लियर हो गया कि ये प्लेटों के बीच बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहां हम ऐसे ही लिख दे रहे हैं, ऋण आवेशित प्लेट के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E2 है। E2 बराबर भी आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। बस डायरेक्शन दोनों का देखना है, दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, एक ही दिशा में होगा, धन प्लेट से बाहर की ओर होगा। तो बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E होगा, एक ही डायरेक्शन होने के कारण ये E1 और E2 के योग के बराबर होगा। E1 का मतलब हो गया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और E2 भी हो गया आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। तो इस तरह से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E कितनी हो गई, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया आपका। क्या हुआ, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर चालक के प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कितनी हुई, E बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, और इसकी दिशा क्या होगी, धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर। दिशा भी हम लोग लिख लेते हैं, दिशा जो होगी ये धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर, दिशा जो होगी वो धन प्लेट से ऋण प्लेट की ओर होगी। अब प्लेटों से बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों से बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेटों से बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसी तरह से निकालते हैं। आप देखिए, प्लस के कारण इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E1 होगा उसका डायरेक्शन ये होगा, और माइनस के कारण माइनस की ओर होगा, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E2 ये होगा। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लेटों से बाहर P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E, कुल E का मान कितना होगा, दोनों का डायरेक्शन विपरीत है, इसलिए हम कह सकते हैं चाहे E1 माइनस E2 और चाहे E2 माइनस
E1। और E1 का मान भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 और E2 का मान भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। तो ये भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा और ये भी आपका सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 होगा। और इस तरह से ये मान कितना आ गया, 0। तो प्लेटों के बाहर बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कितनी होगी, ये 0 होगी। तो 1 मिनट में फिर से हम लोग जान लेते हैं। समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो 2 अचालक प्लेटें हमने ले ली, एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश है। तो इनके बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, इन प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो कितनी होगी, सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। और प्लेटों के बाहर अचालक प्लेटें हैं, ये ध्यान रखना है। तो अचालक प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये 0 होगी। कहते हैं एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अथवा इसी को हम इस तरह से भी व्यक्त करेंगे कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चाहे एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहिए या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहिए, यह भी आप लोग जान जाएंगे जिस तरह से हम लोग इसको प्रूफ करेंगे, दिखाएंगे। तो एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं कि कैपिटल R त्रिज्या का ये एक गोलीय कोश है। इसकी त्रिज्या कितनी है, ये O मान लेते हैं, इसका केंद्र है। और ये हो गई इसकी त्रिज्या कैपिटल R। और इस पर समान रूप से धनावेश ये वितरित है और जिसका आवेश का पृष्ठ घनत्व ये सिग्मा मान लेते हैं। चलिए, ये धन आवेश जो है Q, इसके सरफेस पे ये समान रूप से वितरित है। ये Q आवेश जो है ये पूरे सरफेस पर समान रूप से वितरित है और आवेश का पृष्ठ घनत्व अभी हम लोग सिग्मा ले लेंगे। अब मान लेते हैं कि इस बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर कोई भी बिंदु P, तो बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। चलिए R, कैपिटल R यहाँ ले लेते हैं। ये P बिंदु है, ये केंद्र से स्मॉल r दूरी पर है और इसकी जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या हम लोग कैपिटल R ले लेते हैं। ये स्मॉल r दूरी पर कोई बाह्य बिंदु P ले लेते हैं। तो इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले ज्ञात करेंगे। तो इसमें पहला हम ज्ञात करेंगे बाह्य बिंदु पर। चलिए A ले लेते हैं। बाह्य बिंदु पर, तो इस बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए इसके चारों एक और एक गॉसियन पृष्ठ ले लेते हैं। ये गॉसियन पृष्ठ क्या होगा, ये एक गोला होगा। इस गोलीय कोश के चारों ओर जब एक गॉसियन पृष्ठ आप लेंगे तो ये गॉसियन पृष्ठ आपका क्या होगा, ये एक गोला होगा। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं गॉसियन पृष्ठ हो गया, ये आपका गॉसियन पृष्ठ हो गया। और गॉसियन पृष्ठ आपका क्या हो गया, एक गोला हुआ जिसकी त्रिज्या क्या हो गई, स्मॉल r हो गई। अब यहां हम कोई एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। ये हमने कोई एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया dA, और इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर जो दिशा होगा, ये इस अवयव dA का क्षेत्रफल वेक्टर d होगा। और इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी वेक्टर E होगा। क्योंकि धनावेश हमने गोले पर लिया है, तो गोले पर धनावेश होने के कारण इस पृष्ठ से अभिलंबवत बाहर की ओर भी इसकी भी दिशा होगी। तो अब देखते हैं इस
डीए के कारण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्षेत्रफल अवयव, सबसे पहले ये मान लेते हैं कि माना गोलीय कोश जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, क्यू आवेश समान रूप से वितरित है। तो क्यू आवेश इस पर समान रूप से वितरित है। गोले के केंद्र O से, गोले के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र ये ज्ञात करना है। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स आपका डी फाई ई अगर हम लेते हैं तो आपका डी फाई ई क्या हो गया, ई वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए हो गया। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। और यहां ये देखें तो ई डॉट डी ए हमारा क्या हो गया, ई डी ए, और cos E और DA के बीच का एंगल 0 है, cos 0 का मान 1 होगा, तो ये हो गया आपका EDA। यहां से हम इतना ज्ञात कर लेते हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, यहां गॉसियन पृष्ठ आपका क्या है, गोला है। अभी तक हम लोगों ने बेलन देखा, और बिंदु आवेश या गोलीय कोश के बाहर जो गॉसियन पृष्ठ आप लेंगे वो क्या होगा, एक गोला होगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये कुल वैद्युत फ्लक्स आपका फाई ई लेते हैं, ये फाई ई क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑन द क्लोज सरफेस E डॉट डी ए, और आपका E डॉट डी ए कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ये आपने लिखा है ई डी ए इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, ई आप बाहर कर लीजिए, और डी ए, और डी ए क्या होगा, डी ए का मतलब पूरा सरफेस एरिया है ना। इस जो पृष्ठ आपने लिया है, इस पृष्ठ के लिए पूरा सरफेस एरिया, तो पूरा सरफेस एरिया आपका क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप जान रहे हैं जहां, यहां लिखते रहा हूं, जहां इंटीग्रेशन ऑन द होल सरफेस टी ए, ये आपका क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हम लोगों ने यहां लिखा। तो इस तरह से फाई ई हमको क्या मिला, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और इसको हम समीकरण 1 भी ले लेते हैं। अब यहां गॉस का नियम लगा देते हैं। गॉस के नियम से, गॉस के नियम से आप जानते हैं कि
गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये Q बाई एप्साइलन 0 है। Q आवेश का 1/एप्साइलन 0 गुना है। तो समीकरण 1 और ये समीकरण 2 ले लेते हैं। समीकरण 1 और 2 को बराबर कर देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो गया हमारा E इंटू 4πr² और ये बराबर क्या हो गया Q बाई एप्साइलन 0। तो यहां से हम देखते हैं कि E बराबर हमारा क्या हो गया 1/4πε0 और Q बाई r²। तो हमें ये क्या मिल गया E बराबर 4πε0 Q बाई r²। ऐसा मालूम हो रहा है कि इस संपूर्ण जो गोले पर आवेश का वितरण है ये एक केंद्र बिंदु पर निहित है और इस केंद्र बिंदु से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर रहे हैं और ये मान कितना है E बराबर 1/4πε0 Q बाई r²। तो चाहे गोलीय कोश हो, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इस केंद्र से r दूरी पर या चाहे आप गोलीय कोश लिए रहे हो कैपिटल R, तो ये आपका देखिए यहाँ नहीं आया है। इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E बराबर 1/4πε0 Q बाई r² आया। अब ये गोले से बाहर r दूरी पर था। अब हम गोले पर देखते हैं, गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर इसका मान क्या होगा B बिंदु ले लेते हैं गोले के पृष्ठ पर। B पॉइंट लिया हमने गोले के पृष्ठ पर। तो गोले के पृष्ठ पर कोई भी बिंदु अगर P हम लेते हैं, ये P बिंदु यहाँ अगर हो जाए तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो गोले के पृष्ठ पर क्या होगा ये R का मान ये कैपिटल R के बराबर हो गया। क्योंकि आप यहाँ देखिए ये P बिंदु अगर हम यहाँ ले लेते हैं तो जब यहाँ लेंगे तो ये जो आप केंद्र से दूरी r लिया है ये आपका घट गया और ये गोलीय कोश की ही त्रिज्या के बराबर हो गया। तो गोलीय कोश की त्रिज्या के बराबर r हम ले लेते हैं स्मॉल r के बराबर, तो आपका क्या हो जाएगा E बराबर हो गया हमारा 1/4πε0 और Q बाई कैपिटल r²। 1/4πε0 और Q बाई कैपिटल r²। ये वैल्यू हो गई। हमने आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा अगर ले रखा है तो हम इसको सिग्मा के फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आवेश का पृष्ठ घनत्व अगर सिग्मा हमने लिया है तो सिग्मा बराबर Q बाई A और A हो गया सरफेस एरिया, तो Q बाई 4πr²। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr² और ये वैल्यू हम यहाँ Q पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। E बराबर हमारा क्या हो गया 1/4πε0 और Q की जगह पे हम लिखते हैं सिग्मा इंटू 4πr² और बाई ये r²। तो 4πr² ये इससे कैंसिल हो गया। तो इस तरह से E का मान कितना आ गया E बराबर सिग्मा बाई एप्साइलन 0। ये हम इस रूप में भी आवेश के पृष्ठ घनत्व के रूप में भी लिख सकते हैं। E बराबर सिग्मा बाई एप्साइलन 0 ये पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। अब पृष्ठ के भीतर मतलब गोलीय कोश के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये निकालते हैं हम C पॉइंट।
कोश के भीतर इस गोलीय कोश के भीतर अगर हमको वैद्युत क्षेत्र लेना है तो इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या करें, अब इसके भीतर हम एक, जैसे यहाँ P बिंदु अगर हमने लिया तो इस P बिंदु पर इसके लिए हम गॉसियन पृष्ठ ले लें। अब ये आपका गॉसियन पृष्ठ होगा। अब जब ये गॉसियन पृष्ठ होगा तो अब इसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो यहां देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इस पृष्ठ के अभिलंबवत, इस पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर इस दिशा में होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी E का मान, और dA अगर कोई क्षेत्रफल अवयव लेते हैं तो उस क्षेत्रफल अवयव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इस तरह से जो गोलीय कोश होगा उस गोलीय कोश के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होनी चाहिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये 0 होनी चाहिए। गोलीय कोश के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, भीतर E का मान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी 0 होनी चाहिए। क्यों 0 होनी चाहिए, क्योंकि जो आप यहाँ गॉसियन पृष्ठ लेंगे इस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध या परिबद्ध आवेश का मान 0 है। तो E का मान यहाँ 0 इसलिए होगा क्योंकि E का मान 0 होगा क्योंकि गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश आपका 0 है। तो जब कुल आवेश 0 है तो परिमेय ही हम लगा देते हैं अगर, तो फाई E का मान जो होगा वो Q बाई एप्सिलॉन 0, तो Q ही आपका 0 हो गया तो फ्लक्स ही यहाँ 0 हो गया। तो जो भी मान आएगा इस तरह से गॉसियन पृष्ठ से परिबद्ध आवेश के 0 होने के कारण गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी कितनी होगी, 0 होगी। अच्छा, एक चीज ये देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं कि ये आपका गोला हुआ, इस गोले पर आवेश आपका प्लस समान रूप से वितरित है। ये गोले का केंद्र हुआ। अगर हम इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र E प्रदर्शित करते हैं और इस दिशा में दूरी R प्रदर्शित करते हैं तो हम ये देखते हैं कि इस केंद्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 है। तो केंद्र पर ही नहीं, इस गोले के भीतर किसी भी बिंदु पर सर्वत्र सम 0 होगा। और यहां से इस गोले की त्रिज्या अगर R ले लेते हैं तो यहां आपका वैद्युत क्षेत्र ये E होगा। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र आपका सरफेस एरिया ये E हो गया। तो भीतर जैसे वैद्युत क्षेत्र का मान 0 हो गया और E ये भी आपने ज्ञात किया था कि E सरफेस पर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 होता है, ये सरफेस पर हो गया। और सरफेस से बाहर किसी भी बिंदु P पर ये मान ये इस तरह से घटेगा, ये इस तरह से घटता है। किसके अनुसार, ये 1/r² के अनुसार घटता है। तो बाहर अगर कोई भी बिंदु हम लेते थे तो E बराबर हमारा था 1/4 एप्सिलॉन 0 और Q/r² था। और Q की जगह पे हम लिख भी सकते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 सिग्मा A, सिग्मा हो गया और A का मान हो गया 4πr², ये बाई r²। तो यहाँ देख सकते हैं हम कि 4π ये अगर हम कैंसिल कर दें तो ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 r² बाई r²। E का मान कितना हो गया, सिग्मा बाई
ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ ये देखते हैं कि आर का मान, ये जब सरफेस पर हम लेंगे तो आर दोनों बराबर हो जाएगा सरफेस पर, स्मॉल आर और कैपिटल आर बराबर होने के कारण सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 हो गया। और जब हम भीतर लेंगे तो ये आर का मान कम रहे या ज़्यादा रहे इससे मतलब नहीं है, लेकिन गॉसियन पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश के शून्य होने के कारण, ये छठा हमारा पॉइंट है, एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा है, पांचवा पॉइंट जो था वो आवेशित चालक गोले के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी। अब चालक और अचालक में क्या अंतर रहेगा हम इस बिंदु में आपको बताते हैं। तो एक समान आवेशित अचालक गोले के कारण, मान लेते हैं कैपिटल आर त्रिज्या का एक अचालक गोला है, ये ओ इसका केंद्र हो गया और ये कैपिटल आर इसकी त्रिज्या हो गई। माना कैपिटल आर त्रिज्या का अचालक गोला है जिसमें Q आवेश समान रूप से वितरित है। Q आवेश जो है ये समान रूप से वितरित है। अब इस गोले के बाहर हम कोई भी बिंदु P लेते हैं और इस P बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोले के बाहर, गोले के बाहर ये हम जो P बिंदु लेते हैं, मान लेते हैं कि ये R दूरी पर है, R दूरी पर ये P बिंदु है। यहाँ कोई हम गॉसियन पृष्ठ लेंगे, ये इस गोले के चारों ओर एक गोलीय रूप में, गोले के रूप में गॉसियन पृष्ठ होगा आपका। ये अगर धनावेश यहाँ हम लेते हैं कि धनावेश यहाँ समान रूप से वितरित है, तो इस क्षेत्रफल अवयव वेक्टर की दिशा ये होगी और वैद्युत क्षेत्र, आपकी वैद्युत क्षेत्र ई की दिशा भी यही होगी। तो इस तरह से हम गोले के बाहर ले लेते हैं क्षेत्रफल अवयव जो ले लेते हैं। तो ये देखते हैं कि क्षेत्रफल अवयव DA से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कि जाने वाला आपका वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई आपका क्या हो गया, ई डॉट डी ए, जैसा हम लोगों ने भी पिछला पढ़ा है। तो ये क्या हो गया, दोनों की दिशा यही है, तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री और ये हो गया आपका ई डी ए। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स आपका क्या होगा, फाई ई हो गया आपका क्लोज इंटीग्रेशन क्या, ई डॉट डी ए, ये हो गया हमारा ई डी ए और ये हो गया ई और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए हमारा हो गया 4
पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। गॉस के नियम से देखते हैं, गॉस प्रमेय से। तो गॉस प्रमेय क्या कहता है, ई की जो वैल्यू है, ये ई कह रहे हैं, फाई ई इक्वल्स टू बी हो गया आपका क्यू बाई एप्साइलन जीरो। फाई ई बराबर हो गया आपका क्यू बाई एप्साइलन जीरो, और फाई ई का मान यहाँ ये आया है, तो हम लिख सकते हैं ई इक्वल्स टू बी ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और ये बराबर हो गया क्यू बाई एप्साइलन जीरो। तो ई बराबर हमारा क्या आ गया, 1/4 पाई एप्साइलन जीरो, ये क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक अभी पिछले की ही तरह आया कि जैसे बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाई आर स्क्वायर। अब अंतर क्या है, जब आवेशित अचालक गोला होगा तो आवेश ये पूरे आयतन में समान रूप से वितरित होंगे। क्या है, पूरे आयतन में समान रूप से वितरित होंगे। इसका मतलब यहां आवेश का पृष्ठ घनत्व नहीं लिया जाएगा। जब गोला हमारा आवेशित चालक था तब वहां आवेश ये केवल इसके पृष्ठ पर समान रूप से वितरित थे, और जब ये अचालक होगा तो पूरे आयतन में आवेश समान रूप से वितरित होंगे। यही ध्यान देने की यहाँ आवश्यकता है। तो यदि आवेश का आयतन घनत्व ये रो, यदि आवेश का आयतन घनत्व इससे रो से लिखा जाए तो रो बराबर आपका हो गया आवेश का मान और पूरा आयतन। तो गोले के लिए आयतन क्या हो गया 4/3 पाई आर क्यूब, और इसके अनुसार हम क्यू की जगह पे लिख सकते हैं 4/3 पाई आर क्यूब रो, और इस मान को हम यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ जब हम लिखेंगे तो हमारा ई का मान कितना आ गया, देखिए यहाँ से लिखते रहे, ई इक्वल हो गया हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और क्यू की जगह पे हम लिखते हैं, चलिए 1/r स्क्वायर भी हमने लिख दिया, और क्यू बचा, क्यू का मान लिख दे रहे हैं, ये 4/3 है, 4/3, तो 4/3 पाई आर क्यूब रो हो गया। तो 4 पाई इससे कैंसिल हो गया, ई बराबर हमारा कितना हो गया रो हो गया हमारा, और 3 एप्सिलॉन 0, रो/3 एप्सिलॉन 0 क्या हो गया आर क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर, आर क्यूब बाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये हो गया गोले के बाहर किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आर दूरी पर गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ क्या है आपका स्मॉल आर जो है ये बड़ा होगा कैपिटल आर से। अब देखते हैं कि गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो अब देखते हैं गोले के पृष्ठ पर, बी पार्ट इसका लेते हैं, गोले के पृष्ठ पर। अब गोले के पृष्ठ पर क्या होगा, आपका स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों बराबर होंगे। ये आपका पी बिंदु यहाँ होगा, मतलब आर और स्मॉल आर दोनों बराबर होंगे। तो गोले के पृष्ठ पर स्मॉल आर बराबर ये कैपिटल आर ले लेते हैं। तो ई का मान कितना हो गया रो/3 एप्सिलॉन 0, ये आर क्यूब और बाई
आर स्क्वायर। इसमें हम क्या करते हैं, इस आर क्यूब की जगह पे हम लिख देते हैं स्मॉल आर क्यूब। तो स्मॉल आर क्यूब अगर हम लिख देते हैं तो ये वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी और ई बराबर क्या हो गया हमारा, रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 और आर। तो ये वैल्यू हो गई आपकी। अब यहाँ देखते हैं, जैसे इसके लिए आर कैपिटल आर तो भाई आपका कांस्टेंट है, तो यहाँ ई इज प्रोपोर्शनल 1/r² हुआ, व्युत्क्रम वर्ग के नियम के अनुसार है। लेकिन यहाँ क्या है, ई इज प्रोपोर्शनल आर है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये दूरी आर के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं रह गया, ई इज प्रोपोर्शनल यहाँ आर हो गया। और तीसरा देखते हैं, गोले के भीतर, गोले के भीतर, चलिए गोले के भीतर ले लेते हैं। अब मान लेते हैं कि गोले के भीतर हमने कोई भी बिंदु पी लिया, तो जैसे मान लीजिए हमने कोई पी बिंदु लिया। अब यहां से होकर के गॉसियन पृष्ठ ये हम लेंगे, इस बिंदु पर यहां भी आपका डी ए ये ले लेते हैं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ये ई ले लेते हैं, क्योंकि आवेश ये समान रूप से वितरित है, धनावेश सब में समान रूप से वितरित है। तो ये अगर हम क्षेत्रफल अवयव लेते हैं तो इसके अनुसार मान आपका वही आना है। तो जब मान वही आना है तो फाई ई का जो मान होगा ये आपका फाई ई आपका क्या हो गया, ई डॉट डी ए, तो ई हो गया आपका, और डी ए आपका कितना हो गया, ई डॉट डी ए, तो ई इंटू डी ए कॉस 0, जिस तरह से ये हुआ उसी तरह से ये हुआ। अब क्या होगा, यहाँ ये दूरी हमने स्मॉल आर ली है, ये दूरी सिर्फ इतनी दूरी हमने स्मॉल आर ली है। तो अब इसमें और इसमें अंतर क्या रहा कि अब जो हम दूरी ले रहे हैं स्मॉल आर, ये कैपिटल आर से कम है। आर यहाँ भी कंफ्यूजन कर रहा है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं है। क्या है, गोले की त्रिज्या से जब बड़ा होगा आर तो गोले से बाहर होगा, और ये आर का मान जब गोले की त्रिज्या से छोटा होगा तो ये गोले के भीतर हो गया। तो ई इंटू डी ए, और डी ए का मान क्या हो गया हमारा 4 πr स्क्वायर, डी ए जो हो गया हमारा वो 4 πr स्क्वायर हो गया। और जो हमारा गॉस का नियम कहता है, उस गॉस के नियम के अनुसार फाई ई का मान हो गया क्यू डैश मान लेते हैं बाई एप्सिलॉन 0, क्योंकि क्यू हमने तो पूरे सरफेस पूरे गोले के लिए माना था, तो जब गोले से अंदर आ जाएंगे तो अब क्यू का मान कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं अब ये क्यू डैश हो गया, तो क्यू डैश बाई एप्सिलॉन 0 हो गया। इन दोनों को हम बराबर कर देते हैं, तो हमारा हो गया ई इंटू 4 πr स्क्वायर, और ये बराबर हो गया क्यू डैश बाई एप्सिलॉन 0। अब देखते हैं इस क्यू डैश का मान क्या होगा। तो पूरे गोले के लिए आवेश का आयतन घनत्व रो ये कांस्टेंट है, तो रो बराबर आपका होगा, जब हम पूरा गोला ले रहे हैं तो पूरे गोले के लिए आवेश का मान क्यू है, क्यू बाई आयतन हो गया आपका 4/3 πr³। और जब त्रिज्या हमने r ले ली, इतना ही बड़ा हमने गोला लिया, तो अब आवेश का मान लेते हैं ये क्यू डैश हो गया, तो क्यू डैश बाई 4/3 πr³ ये हमने ले लिया। अब यहाँ से देखते हैं ये 4/3 पाई ये कैंसिल हो गया, और इन दोनों को अगर हम लेते हैं तो हमारा यहाँ से हो गया क्या, क्यू डैश बराबर क्यू r³ बाई r³, r³ अगर दोनों बराबर कर दीजिए, मतलब पूरा गोला ले लीजिए, आप देखिए क्यू डैश का मान क्यू के बराबर आ जाएगा। यह मान यहाँ रख देते हैं, तो जब ये मान यहाँ रखते हैं, देखते हैं इसको मिटा देते हैं,
तो आपका ई बराबर हो गया ई, चलिए अभी लिख दे रहे हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ये क्यू डैश की जगह पे हो गया हमारा क्यू आर क्यूब और बाई आर क्यूब। तो 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, क्यू ये हो गया आर क्यूब बाई आर क्यूब हो गया। अब देखते हैं कि इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ई बराबर हमारा कितना हो गया, क्यू स्मॉल आर बाई 4 पाई आर क्यूब। और इस क्यू की जगह पे हम मान रख सकते हैं। क्यू का मान हम लोगों ने कहाँ रखा है, अच्छा चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से फिर से देख लेते हैं। जैसे रो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए रो बराबर हो गया क्यू बाई 4 पाई/3 पाई आर क्यूब। तो क्यू की जगह पे क्या हो गया, ये क्यू की जगह पे हो गया हमारा 4/3 पाई आर क्यूब रो। ये क्यू का मान हो गया, फिर ये स्मॉल आर का मान हो गया, और फिर बटा ये हो गया आपका 4 पाई आर क्यूब, ये मान हो गया। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि ये 4 पाई ये कैंसिल कर दीजिए, आर क्यूब ये आर क्यूब कैंसिल कर दीजिए। तो आपका ई बराबर कितना हो गया, ई बराबर हो गया हमारा एक मिनट, एप्सिलॉन 0 तो हमारा छूट गया यहाँ, ई इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर क्यू डैश बाई एप्सिलॉन 0 था। तो ई मालूम लिखा 4 पाई आर स्क्वायर ये हो गया, और क्यू डैश का मान यहाँ पे रखा क्यू आर क्यूब और बाई आर क्यूब, ये एप्सिलॉन 0 यहाँ छूट रहा था, यहाँ एप्सिलॉन 0 लिख दीजिए। तो ये आर क्यूब और एप्सिलॉन 0 हुआ, ये बिल्कुल ठीक हुआ। तो अब ये यहाँ हमारा 4 पाई, चलिए यहाँ एप्सिलॉन 0 हमारा भी बचा हुआ है। तो ई बराबर हमारा कितना हो गया, रो बाई 3 एप्सिलॉन 0, रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 आर। तो भीतर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ जैसे यहाँ तो हमारा हो गया 3 बाई रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 आर, ये पृष्ठ पर हो गया, और जितना मान पृष्ठ पर है उतना ही पृष्ठ के भीतर भी है, रो बाई 3 एप्सिलॉन 0 आर। तो ये देखते हैं कि पृष्ठ के भीतर और बाहर ये आर के अनुसार घटेगा, आर के अनुसार ये घटता है। और जब हम पृष्ठ के बाहर जाते हैं तो पृष्ठ के बाहर ये 1/r² के अनुसार घटता है। तो ये देखते हैं, अगर इसके बीच हम एक ग्राफ लेते हैं, देखिए मान लेते हैं कि अगर ये ऐसे गोला है, ये गोले का केंद्र हो गया, ये आपका आर हुआ, ये आर हुआ, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ले रहे हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, अब जैसे आपने देखा है कि E इज प्रोपोर्शनल R, तो जाहिर है कि गोले के केंद्र पर ये कम होता जाएगा। तो गोले के केंद्र पर अगर हम लोग 0 ले लेते हैं तो ये ऐसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब यहाँ E इज प्रोपोर्शनल R है, E इज प्रोपोर्शनल क्या है, R है। ये हम इस डायरेक्शन में E को प्रदर्शित कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में R को प्रदर्शित कर रहे हैं, ये R को प्रदर्शित कर रहे हैं। और जब हम गोले से बाहर जाएंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये E इज प्रोपोर्शनल 1/r² के अनुसार ये घटेगी, E इज प्रोपोर्शनल 1/r² के अनुसार घटेगी। तो यहाँ ये जानने की आवश्यकता है
कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/r² के अनुसार कब घटती है, E इज प्रोपोर्शनल R कब होता है और E इज प्रोपोर्शनल 1/r³ कब होता है। तो ये आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म हो रहा है। तो एक चीज आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज प्रोपोर्शनल R कब है। E इज प्रोपोर्शनल R कब है, जब हम अचालक कोई गोला लेते हैं और उस गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी होती है, तब E इज प्रोपोर्शनल R होता है। और E इज प्रोपोर्शनल 1/r² कब है, E इज प्रोपोर्शनल 1/r² किसी बिंदु आवेश के कारण। ये तो आपने हर जगह देखा कि अभी इसी के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करनी है तो E इज प्रोपोर्शनल 1/r² हुआ। दो तो यहीं से क्लियर है। और अगर ये कहा जाए E इज प्रोपोर्शनल 1/r³ कब है, तो आपको याद होना चाहिए आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए उसके अक्षीय या निरक्षीय स्थिति में किसी द्विध्रुव के लिए क्या किया था, वहां द्विध्रुव के लिए जो E का मान होगा वो E इज प्रोपोर्शनल 1/r³ होगा। धन्यवाद।